चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2014 एंड बहुत पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 ग्राम की बुलेट है, इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड of 300 meters per second into 0.8 kg block of wood at rest on a table। इसका मतलब आपने एक 4 ग्राम की बुलेट को फायर किया, उसको हॉरिजॉन्टली आपने फायर किया है, और जब आपने उस बुलेट को फायर किया तो उस बुलेट के पास जो वेलोसिटी थी दैट वाज 300 meters per second, और आपने जिसको फायर किया है वो आपने उसको फायर एक ब्लॉक ऑफ वुड में किया है जिसका खुद का वजन 0.8 kg का है, एंड वो जो ब्लॉक था वो टेबल के ऊपर रेस्ट कर रहा है। लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ इट टू अंडरस्टैंड बेटर कि क्या चल रहा है। सपोज कीजिए ये टेबल है जिसके ऊपर वो ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, सो वील कीप द ब्लॉक हियर। ये जो ब्लॉक है इसका जो मास है, ब्लॉक इसका मास आपको 0.8 kg दिया हुआ है। जो बुलेट है उसका मास आपको 4 ग्राम्स दिया हुआ है। ठीक है, 4 ग्राम्स बुलेट का मास दिया हुआ है, और जो ब्लॉक है उसका मास 8 किलो दिया हुआ है। आपने यहां से एक बुलेट को फायर किया इस तरह से। ठीक है, जब ये बुलेट को आपने फायर किया तो ये बुलेट की जो इनिशियल स्पीड है, मैं इसको UB लिख रहा हूं। इनिशियल स्पीड बुलेट की 300 मीटर्स पर सेकेंड है, एंड इट्स रिटन दैट जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रखा हुआ है टेबल पे। ठीक है, इसका मतलब जो ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। सो ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं इसको UW लिख रहा हूं क्योंकि ब्लॉक वुड से बना हुआ है। सो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। इतनी जानकारी आपको दी हुई है। उसके बाद क्या होगा, ये जानकारी के बाद हमें ये पता चल रहा है कि if the coefficient of friction between the block and the table is 0.3, coefficient of friction is given as 0.3। coefficient of friction किसके बीच में दिया हुआ है आपको? coefficient of friction दिया हुआ है इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में। ये जो सरफेस है ये एक रफ सरफेस मान लेते हैं हम लोग, और इस रफ सरफेस और ब्लॉक के बीच का जो coefficient of friction आप देख रहे हैं that's 0.3। ठीक है, how far will the block slide approximately? How far will the block, कितना ये ब्लॉक स्लाइड करेगा हमको ये बताना है। ठीक है, जब ये बुलेट इस ब्लॉक को हिट करेगा, ठीक है, तो अब ब्लॉक और बुलेट एक सिस्टम बन जाएंगे, और जब ब्लॉक और बुलेट एक सिस्टम बन जाएंगे क्योंकि बुलेट इस ब्लॉक के अंदर इस तरह से अटक जाएगा, अब ये बुलेट इस ब्लॉक को आगे की तरफ लेके जाएगा। तो फाइनली हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये इस तरह से यहां पे ब्लॉक पहुंच गया। मतलब ब्लॉक पहले इनिशियली यहां पे था, द ब्लॉक वाज इनिशियली यहां पे, और वो एक S नाम का डिस्टेंस ट्रैवल करके यहां तक पहुंच गया। ठीक है, याद रखिए ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट पे रखा हुआ था, पर ब्लॉक ने मूव क्यों किया? क्योंकि बुलेट ने उसको हिट किया और बुलेट उसके अंदर है, और अब ब्लॉक उसकी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ठीक है, इनिशियली हम लोग को ये चीज पता चल चुकी है कि इनिशियल जो बुलेट की वेलोसिटी है वो 300 थी, जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो 0 थी। हिट करने के बाद दोनों के सिस्टम के पास, दोनों मिलके जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है उस सिस्टम के पास वेलोसिटी आई है। ठीक है ना, बुलेट एंड ब्लॉक टोटली विल बी कंसीडर्ड एज वन सिस्टम, एंड दैट होल सिस्टम इज मूविंग विद इन वेलोसिटी इन फॉरवर्ड। मतलब क्या हो रहा है कि थोड़ी देर के बाद आपको ब्लॉक प्लस बुलेट ये नाम का एक सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे जाएगा विद द वेलोसिटी जिसको आप कैपिटल V मान सकते हैं। ठीक है, हिट करने के पहले क्या हो रहा था और हिट करने के बाद क्या हो रहा था, इसका मतलब हम यहां पे इस तरह का एक एरो मार्क बना सकते हैं, और यहां पे कैपिटल V लिख सकते हैं। कैपिटल V जो आपने लिखा हुआ है ये दोनों के मिला के एक सिस्टम की वेलोसिटी है जिससे ये दोनों आगे की तरफ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 तरह के फंडामेंटल्स आपको पहले से पता होने चाहिए। जो पहला फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व।
ये सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होने का मतलब ये है कि जो मोमेंटम था बिफोर कोलिजन और जो मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन, ये दोनों चीजें सेम हो। मतलब बुलेट के टकराने के पहले जो मोमेंटम था और बुलेट के टकराने के बाद जो मोमेंटम है सिस्टम का, ओवरऑल सिस्टम का, वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। दूसरी चीज आप क्या निकालनी है आप लोग को, क्योंकि हम लोग को ये निकालना है कि उस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो सेकेंड चीज जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो ये है कि जो वर्क डन होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन के अंदर आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पुट अप करेंगे और डिस्प्लेसमेंट ही तो आपको निकालना है। तो ये कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ये क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग पहला वाला चीज क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाई यू आर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हियर? क्योंकि जब आप काइनेटिक एनर्जी का पुट अप करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मतलब इनिशियली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या थी माइनस फाइनली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है। पर काइनेटिक एनर्जी लिखते समय आपको वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो वो वेलोसिटी निकालेंगे हम ये पहले वाले चीज से, और फिर हम सेकेंड वाले स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, ये दो चीजें ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग क्या बोला मैंने, मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, और दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि आपको वर्क डन का प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। आई होप ये दो बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए सबसे पहली वाली चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो कंजर्व्ड है, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, हम इसको इक्वेट करने जा रहे हैं। सो अगर आप पहले वाले केस में देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे मोमेंटम इनिशियल, और ये इनिशियल होगा कैसे, बिफोर कोलिजन पूरे के पूरे सिस्टम का, बिफोर कोलिजन पूरे के पूरे सिस्टम का, ये बराबर होना चाहिए मोमेंटम फाइनल दैट इज आफ्टर कोलिजन पूरे के पूरे सिस्टम का। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है, लेट अस चेक। सबसे पहले मोमेंटम बिफोर कोलिजन पूरे सिस्टम का लिखिए। सिस्टम में कौन लोग हैं, सिस्टम में दो लोग हैं, एक बुलेट है और एक ब्लॉक है। बुलेट का मोमेंटम पहले कितना था, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो बुलेट का मास होगा आप उसको स्मॉल m से डिनोट कर दीजिए, और जो ब्लॉक का मास होगा आप उसको कैपिटल M से डिनोट कर दीजिए। तो ये सिंप्लिसिटी हो जाएगी जब आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक का जो मास था वो कैपिटल M था, पर ब्लॉक के पास इनिशियली कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। सो ब्लॉक की जो वेलोसिटी हम लिखने जा रहे हैं वो लिख रहे हैं UW, प्लस जो बुलेट का मास होगा वो होगा स्मॉल m, और जो बुलेट के पास वेलोसिटी थी उसको हम लिखने जा रहे हैं UB इक्वल टू। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है आप लोगों ने, ये स्टेटमेंट आपने कोलिजन के पहले का लिखा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम होगा, इसलिए जो वेलोसिटीज आपने सब्स्टिट्यूट किए ये भी कोलिजन होने के पहले की है। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं। आफ्टर कोलिजन जो ब्लॉक है m, अब आप नोटिस करेंगे तो आफ्टर कोलिजन ब्लॉक और बुलेट दोनों की वेलोसिटी एक ही है। तो लिखेंगे कैसे आप, मास ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अगर आप यहां से नोटिस करेंगे तो UW तो जीरो है क्योंकि ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, तो यहां पे सिर्फ ये चीज बचेगी, मतलब मास ऑफ बुलेट बचेगा और वेलोसिटी ऑफ बुलेट बचेगा। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप V को कॉमन ले सकते हैं, आपको मिलेगा अराउंड 1.2 और नीचे आपको मिलना चाहिए 0.804। इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, ये हमारी वेलोसिटी होगी जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे जब हम काइनेटिक एनर्जी वाला फंडामेंटल लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमें पता है कि हमें वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस फैक्ट कि जब आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, वर्क डन के केस में आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो पुट अप करेंगे, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और याद रखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पूरे के पूरे सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, और वर्क डन के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो भी आप पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्लॉक और वो बुलेट दोनों मिल के आगे की तरफ जा रहा है, इसलिए वर्क डन पूरा का पूरा सिस्टम कर रहा है। नाउ वन थिंग इफ यू नोटिस
तो सिस्टम के पास जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी उसकी वैल्यू हम लोग 0 पुट अप करेंगे। What do I mean by kinetic energy final? Please pay attention to this thing. जब मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं, ये आपका सिस्टम है, इसके अंदर आप बुलेट देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सिस्टम यहाँ पे बना है, अभी बुलेट इसको हिट किया है, तो अब जब ये सिस्टम आगे जाएगा तो हम लोग यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बारे में बात करेंगे। फाइनली ये सिस्टम जाके कहीं पे रुक जाता है बाय ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ s। तो अब हम यहां पे जाके काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करेंगे। यहां पे इनिशियल होगा जब इसे चलना शुरू किया, और जब ये रुक जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कहीं पे जाके रुक गया है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी पूरे के पूरे सिस्टम की। और आपने जो ये अभी निकाला है, ये जो v आपने निकाला हुआ है, ये v क्या माना जाएगा? ये v माना जाएगा जब सिस्टम ने आगे बढ़ना शुरू किया था, चालू किया था सिस्टम ने आगे बढ़ना। So this v is the initial velocity. That's why you will be having a initial kinetic energy. But finally system किस पे आ जाएगा? Finally system आपका रेस्ट पे आ जाएगा, तो आपका kinetic energy final आपका 0 हो जाएगा। तो अगर kinetic energy final 0 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे force into displacement. Kinetic energy final 0 हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा half and just only kinetic energy initial. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? force into displacement minus half। सिस्टम की बात हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में आप पुट करेंगे m प्लस m, दैट्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m, मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द बुलेट, एंड वेलोसिटी आप कौन सी डालेंगे? v स्क्वायर। ना अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि मास हमारे पास है, छोटा m हमारे पास है, कैपिटल V आपने अभी भी कैलकुलेट कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। अब एक चीज बाकी है, वो है क्या? वो है फोर्स। अब फोर्स कहां से लेके आओगे? अगर आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ब्लॉक और जो नीचे का सरफेस है उसके बीच में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू 0.3 दी गई थी। हम उस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज करेंगे टू कैलकुलेट द फोर्स, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो दिस इज द ब्लॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है। हम जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ आप क्या लगाओगे? नीचे की तरफ आप लगाओगे m प्लस स्मॉल m g। याद रखिए इस ब्लॉक के अंदर बुलेट भी है। ऊपर की तरफ आप क्या लगाओगे? आप ऊपर की तरफ लगाओगे n, दैट्स योर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इस तरफ एक फोर्स लगेगी, वो होगी फ्रिक्शन फोर्स, दैट विल बी कॉल्ड एज म्यू m, ठीक है। एंड आगे की तरफ एक फोर्स लगेगी F, जिस फोर्स से ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है। व्हाट कैन बी राइट इज दैट ये जो आपका फोर्स है, दिस फोर्स can be written as this friction force. So आप जब F put up करोगे force, this can be written as minus of mu n. Why I am using a minus sign? Because जो friction है वो force को oppose कर रहा है, इसलिए मैंने F is equal to minus of frictional force लिखा। तो आपकी जो force है ये आप लिख सकते हैं minus mu n की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? n की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं m प्लस स्मॉल m टाइम्स g। ये आ गई आपकी फोर्स की वैल्यू। ये फोर्स से आपका ब्लॉक आगे जा रहा था जिसकी वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट किया था, वो फोर्स को हमने फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वेट कर दिया, बट एक माइनस साइन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे आप अब फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो फोर्स की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? यहाँ पे म्यू माइनस साइन डाल के यहाँ पे आएगा m प्लस स्मॉल m टाइम्स g, वो मैंने वहां से लिखा। आगे आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा हाफ m प्लस स्मॉल m, एंड यहाँ पे आपका आएगा v स्क्वायर। सबसे पहले आप यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए, m और m कैंसिल हो जाएगा सब जगह पे। तो आपको इंटरेस्ट है सिर्फ s के अंदर, तो s का फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ से s का फॉर्मूला आने वाला है, ऊपर आपके पास v स्क्वायर है, नीचे आपके पास आएगा 2, यहाँ से म्यू g, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग ने v का वैल्यू पहले से निकाल के रखा हुआ है तो हम लोग ये सब कुछ पुट अप कर सकते हैं। यहाँ पे s बराबर आएगा 0.379 meters, and if you check the options, B option will be the correct answer for this question. सेकेंड क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि एक मास है m, एक मास है m supported by a massless string wound
around a uniform hollow cylinder of mass m and radius r. हम एक hollow cylinder कंसीडर करेंगे इस तरह से. इस hollow cylinder के ऊपर आपने एक रस्सी को इस तरह से बांध के रखा हुआ है और वो रस्सी के पास कोई मास नहीं है, मास लेस स्ट्रिंग है. इस hollow cylinder के ऊपर मैं साइड व्यू दिखा रहा हूं आपको सिलेंडर का. ऐसे रस्सी आपने इसको बांध के रखी हुई है, ठीक है. ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस कैपिटल आर आपको दिया हुआ है और उसके रस्सी के साथ जो मास बांधा हुआ है उसका मास और सिलेंडर का मास, दोनों का मास एग्जैक्टली सेम दिया हुआ. If the string does not slip on the cylinder, with what acceleration will the mass fall on release? इसका मतलब सपोज कीजिए यहां से आपने वो रस्सी बांधने के बाद यहां पे वो मास को इस तरह से रखा हुआ था. अब आपने इस मास को पकड़ के रखा है, सडनली यू रिलीज दिस मास, तो ये मास नीचे जाएगा. ये मास क्या करेगा, नीचे जाएगा और ये सिलेंडर घूमने लगेगा, ठीक है. वो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने एक्सेलरेशन से, विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल द मास फॉल, ये मास कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, ठीक है, जब आप उसको रिलीज कर देंगे. कंसेप्ट बहुत सिंपल है. जब आप मास को रिलीज कर रहे हो नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो मास जब रिलीज किया जा रहा है उसी के साथ साथ ये सिलेंडर भी घूमना चालू करेगा. मतलब सिलेंडर का घूमना और मास का नीचे जाना साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है. सिलेंडर का घूमना विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा या फिर उसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, ठीक है ना, वो होना और इसका नीचे जाना साइमल्टेनियस प्रोसेस है. तो लेट अस अंडरस्टैंड. सपोज कीजिए थोड़ी देर के बाद आपको मास इस तरह से यहां पे दिखाई देता है, ये आपका मास. अब हम दो अलग अलग सिस्टम्स को एनालिसिस में लेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह चीजें हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ ब्लॉक को एनालिसिस में लेते हैं, सो ब्लॉक के पास एक रस्सी है इस तरह से, ठीक है. ये ब्लॉक का अगर हम एफबीटी बनाएंगे तो नीचे की तरफ आप एमजी लिखेंगे और आप ऊपर की तरफ टेंशन लिखेंगे, ठीक है. मैंने बहुत बार बोला है टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है. वन मोर थिंग वी हैव अंडरस्टूड कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा था, तो ये जो एक्सेलरेशन हम लेंगे ए, वो नीचे की तरफ लेंगे, ठीक है. नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं. ये वो एक्सेलरेशन है जिससे ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है. तो लेट अस कैलकुलेट. मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि इस तरह की इक्वेशंस हम किस तरह लिखते हैं. क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे आपका एक्सेलरेशन है, तो मास आप हेवियर, वेट आप हेवियर पकड़ेंगे और टेंशन को आप लेसर फोर्स पकड़ेंगे. तो आपने लिखना पड़ेगा mg minus t will be equal to ma. This equation will be formed. I hope आपको समझ में आ रहा है. ये इक्वेशन f is equal to ma ही है, ठीक है. हम लोग इंटरेस्टेड किस चीज में है, एक्सेलरेशन में हम लोग इंटरेस्टेड है. सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, mg minus t अपॉन m. ये आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू है. अगर आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ g के टर्म्स में आंसर है और हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसमें m है, उसमें g है, उसमें t है. हमको आंसर सिर्फ g के टर्म्स में चाहिए. तो हम अब दूसरे सिस्टम को एनालिसिस में लेके आएंगे. वो दूसरा सिस्टम कौन होगा, वो दूसरा सिस्टम होगा ये हॉलो सिलेंडर. चलो इस हॉलो सिलेंडर को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इसमें से कुछ सब्स्टिट्यूशंस मिल जाए जो हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे और हमारा आंसर आ जाना चाहिए. तो अगर हम हॉलो सिलेंडर को एनालिसिस में लेके आते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि यहां से इस तरह से T नाम का टेंशन नीचे की तरफ लगेगा. प्लीज सी दिस थिंग. जब मैं मास की बात कर रहा था तो मैंने टेंशन ऊपर की तरफ बनाया, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. जब मैं इस सिस्टम को कंसीडर कर रहा हूं, जब मैं हॉलो सिलेंडर को कंसीडर कर रहा हूं, तो मैंने टेंशन इस तरह से नीचे बनाया. मतलब अगर आप रियलिटी में टोटल डायग्राम में टेंशन को देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में टेंशन जो है वो नीचे की तरफ लगेगा और ब्लॉक की रिस्पेक्ट में टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा. इट विल लुक लाइक इट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ठीक है. अब टेंशन यहां पे लग रहा है, हॉलो सिलेंडर का रेडियस यहां पे r दिया हुआ है. क्यों ना हम एक फॉर्मूला यूज करें. फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू I अल्फा. टॉर्क जो होता है उसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय अल्फा. हम इस फॉर्मूले का यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं. टाउ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड अगेन I अल्फा. तो ये जो हॉलो सिलेंडर है ये घूमा किसकी वजह से, ये घूमा इस टेंशन नाम की फोर्स की वजह से, ठीक है. तो हम फोर्स की जगह पे टेंशन लिख रहे हैं
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जस्ट सी इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द सेंटर कितना आएगा, अबाउट द सेंटर आएगा r इज इक्वल टू, I की जगह पे हमको क्या पुटअप करना पड़ेगा, I की जगह पे हमको पुटअप करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I stands for moment of inertia और यहां पे वो होगा ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये चीज एक हॉलो सिलेंडर को, ये चीज एक हॉलो सिलेंडर है, हमको ये मानना पड़ेगा। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, m r स्क्वायर। तो चलिए ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, m r स्क्वायर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इस बंदे के घूमने की एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में वो बात कर रहा है, तो आपने यहां पे लिख दिया अल्फा, ठीक है। अब हम लोग इंटरेस्टेड किस चीज में, हम लोग यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से t निकाल के वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ से r का और एक r स्क्वायर का कैंसिल आउट कर लीजिए, तो आपको टेंशन क्या मिल जाएगा, टेंशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे m r टाइम्स अल्फा, ठीक है। बट नोटिस कीजिए, अगर आपने ये चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर दी, फिर भी आपका जो चीज है वो अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा। अल्फा वापस ऑप्शन में नहीं है, अल्फा का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अल्फा के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए, a is equal to r alpha होगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप यहां से क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अल्फा की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a by r। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां से क्या होगा, फिर टेंशन इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, m r, एंड यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a by r अल्फा की जगह पे। यहां से ये r और r कैंसिल हो जाएगा और टेंशन की वैल्यू आपके पास आएगी m टाइम्स a। अब हम इसको उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड देखते हैं। हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू m, एक काम करते हैं, इसके पहले वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करने से अच्छा mg माइनस t की जगह पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ma इज इक्वल टू आ जाएगा ma, mg विल बी ma, इसको उधर भेज दीजिए, प्लस ma हो जाएगा, mg विल बी ma प्लस ma विल बी 2 टाइम्स ma, यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, आपको a का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू आ जाएगा g by 2। दैट इज मैचिंग विद द बी ऑप्शन। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ नीट 2016। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन देखा वो जेडब्ल्यू का था, 2014 का क्वेश्चन था। अब हम ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। आपके पास कह रहा है टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड n टाइम्स रो आर पुट टुगेदर इन अ कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर ले लीजिए इस तरह से, और इस कंटेनर के अंदर आपने दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स को पुट अप किया। सो हम लोग यहां पे एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि ऊपर एक लिक्विड है और नीचे एक लिक्विड है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक लिक्विड की डेंसिटी रो है और दूसरे लिक्विड की डेंसिटी n टाइम्स रो है, मतलब सेकंड लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है और पहले वाले लिक्विड की डेंसिटी कम है। जिस बंदे की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा और जिस बंदे की डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ दिखाई देगा। सो नीचे हमने वो लिक्विड को रखा है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर हमने वो लिक्विड को रखा है जिसकी डेंसिटी कम है। आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, मतलब ये दोनों की हाइट h के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। बढ़िया, आगे बढ़िए। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड डेंसिटी d इज पुट इन द कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के आपको सॉलिड सिलेंडर डालना है। द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ p टाइम्स l इन द डेंसर लिक्विड। क्या सेंटेंस का मतलब है, आप एक सॉलिड सिलेंडर को इस तरह से इस लिक्विड्स के अंदर डाल दीजिए। जब आपने सॉलिड सिलेंडर को इस लिक्विड के अंदर डाल दिया तो साफ साफ बोला गया है कि सॉलिड सिलेंडर किस तरह दिखाई दे रहा है, उसका एक्सिस जो है वो वर्टिकल होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको सीधा बनाया हुआ है। और एक चीज के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है कि उसका जो लेंथ है p टाइम्स l,
वो डेंसर लिक्विड में उतना लेंथ है। मतलब क्या, ये जो लेंथ है, ये जो डेंसर लिक्विड में आप देख रहे हैं, ये लेंथ P टाइम्स L है, और जो लेंथ ऊपर वाले लिक्विड में होगा वो होगा L माइनस P टाइम्स L। क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था कि सिलेंडर का टोटल लेंथ L है। अगर सिलेंडर का टोटल लेंथ L है, उसमें से कुछ भाग PL डेंसर में, तो बचा हुआ भाग कितना होगा? टोटल लेंथ में से इतना भाग माइनस कर दो, बचा हुआ भाग आपका आ गया किसका? ऊपर वाले डेंसिटी में कितना आपका सिलेंडर है वो आपका आ गया। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। अब क्या चाहता है वो ये चाहता है कि आप डेंसिटी D इज इक्वल टू बताएं। अब डेंसिटी D, व्हाट वाज D? D वाज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इसके साथ हम यहाँ पे D लिख देते हैं, ये उसकी खुद की डेंसिटी है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन में 3 तरह की डेंसिटीज आपको दी गई है। ऊपर रो है, नीचे n टाइम्स रो है। इस सॉलिड सिलेंडर की खुद की डेंसिटी D है। आधा सिलेंडर डेंसर लिक्विड में है, आधा सिलेंडर कम डेंसर लिक्विड में है। कितना लेंथ है? PL, और बचा हुआ लेंथ इसमें। क्या करेंगे इसके अंदर? ठीक है, जब भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ डील कर रहे हैं, फ्लोटिंग के किस्म के क्वेश्चंस आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यहां पे उन्होंने मेंशन किया होगा कि द सिलेंडर फ्लोट्स। आप जब फ्लोटिंग किस्म के क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको फोर्स ऑफ बायंसी के बारे में हरदम याद रखना है। व्हाट इज फोर्स ऑफ बायंसी? ठीक है, जब भी कोई बंदा किसी भी जगह पे रखा जाए, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ वेट तो एक्सर्ट करेगा ही, ये उसका वेट हो। बट इस वेट को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऑफ बायंसी लगती है ऊपर की तरफ। ठीक है, वो फोर्स ऑफ बायंसी को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हो, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में वो क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट उतना पानी डिस्प्लेस करेगा जितना उसका खुद का वेट होगा। ठीक है ना, यहीं से बायंसी फोर्स के बारे में हम लोग ने समझा था। तो जब ये बंदा नीचे एक फोर्स लगाएगा खुद के वजन जितना, तो ऊपर आप एक फोर्स अज्यूम कर सकते हैं, वो होगी बायंसी फोर्स। बट यहां पे है एक ट्विस्ट। इस क्वेश्चन में जो बायंसी फोर्सेस लगेंगी, वो लगेंगी 2। अगर आपको चीजें समझ में क्लिक हो गया होगा कि क्यों 2 बायंसी फोर्सेस लगेंगी, क्योंकि ये सिलेंडर 2 अलग अलग तरह की डेंसिटीज के लिक्विड में रखा गया है। तो अगर 2 अलग अलग तरह की डेंसिटीज के लिक्विड में रखा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बायंसी फोर्स होगी वो हर तरह का लिक्विड अपना अपना लगाएगा। इसलिए 2 तरह की बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। सो व्हाट कैन वी से इज दैट बिकॉज़ दिस इज फ्लोटिंग, हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका डाउनवर्ड फोर्स होगा वो इसके अपवर्ड फोर्सेस के बराबर होगा। पर ये जो हमने अपवर्ड फोर्सेस लिखा है, ये आपके बायंट फोर्सेस है। ठीक है, चलिए अब सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस करना है और देखना है धीरे धीरे कि किस तरह से हमारा आंसर आता है। सबसे पहले mg के बारे में लिखते हैं। ये मास किसका है? ये मास इस सिलेंडर का है। तो मास के बदले आप क्या लिख सकते हैं? मास के बदले एक चीज मैं पहले ही समझा देता हूं ताकि सब्स्टिट्यूशंस के मामले में थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, जब भी आप किसी फोर्स के बारे में बात करेंगे, तो वो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी आप फोर्स के बारे में लिखेंगे, तो मास की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? मास की जगह पे आप लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। और फिर आप डेंसिटी वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू लेंथ इनटू जी। ये हर बार किसी भी फोर्स के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ इनटू जी। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो अगर आप नोटिस करोगे तो डेंसिटी किसकी होगी? इस सिलेंडर की होगी। तो m की जगह पे मैं d डेंसिटी पुट कर रहा हूं, उसका एरिया में l ले रहा हूं, टोटल लेंथ उसकी l है, और मैंने यहां पे g सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब जब हम F1 की बात कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए F1 नाम का फोर्स ऊपर वाला लिक्विड लगा है, तो उसके लिए भी सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे। ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी कितनी लिखेंगे आप? रो। एरिया आप पुट अप करेंगे a। लेंथ, सिलेंडर कितना ऊपर वाले लिक्विड में है, तो वो हम पुट करेंगे, लेंथ कितनी होगी? L minus P times L, and again you put up a G plus साइन डालिए। अब F2 मतलब फोर्स जो नीचे वाला लिक्विड लगा रहा है, तो नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी कितनी आ गई? नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी आ गई n टाइम्स रो। एरिया आप A ले लीजिए, कितना लेंथ ऑफ सिलेंडर उसमें है? P टाइम्स L।
और आप फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो होगा g। इसको सॉल्व करना है एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। सबसे पहले कुछ कैंसिलेशंस कर लेते हैं। एरिया 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 g g एंड g, ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आप किसके साथ बच रहे हैं? यहां पे आप बच रहे हैं dl, यहां पे आप बच रहे हैं रो l माइनस p टाइम्स l इंटू g, प्लस यहां पे आप बच रहे हैं n टाइम्स रो p l एंड g। सॉरी, g हट जाएगा, इस तरह से आप बच रहे हैं। ठीक है, व्हाट कैन वी डू इज दैट हम लोग यहां से l भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से अगर आप l कॉमन निकालेंगे तो ये होगा रो l और अंदर बचेगा 1 माइनस p, प्लस यहां से तो पहले से l है आपके पास, तो यहां से आपका l और l भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्या बच रहा है आपके पास? d इज इक्वल टू बच रहा है रो 1 माइनस p इज इक्वल टू 1 माइनस p प्लस n रो p। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन में कर लेते हैं। ये आएगा रो माइनस रो टाइम्स p प्लस n रो p। अगर आपने अब यहां से रो कॉमन निकाल लिया तो टोटल में से रो कॉमन निकालने पहले 1 बचेगा, माइनस p बचेगा यहां पे, प्लस यहां पे n टाइम्स p बचेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं? लास्ट स्टेप पे आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू रो 1 प्लस p, आप यहां से कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा n माइनस 1 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, मोर यू प्रैक्टिस द बेटर स्कोर यू विल गेट इन द एंट्रेंस। वी हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम ऑफ द लॉकडाउन वेरी वेरी फ्रूटफुली। ठीक है, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए हर एक क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन के बारे में एक आपके दिमाग में एक पैटर्न बनना चाहिए। उस पैटर्न में आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर इस टाइप का सवाल पूछता है या इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो किस तरह का प्रोसीजर मुझे फॉलो करना है। इस तरह के पैटर्न जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में रेडी कर पाएंगे कि अगर मैंने क्वेश्चन में फ्लोट देखा तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बायनेंसी फोर्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि बुलेट एक सिस्टम से हिट कर रहा है, ठीक है, ब्लॉक से हिट कर रहा है, फिर वो दोनों आगे जा रहे हैं, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से दिमाग लगाइए। एक मैंने टॉर्क का क्वेश्चन भी लिया आज, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक था वो लीनियर मोशन कर रहा था, बट जो हॉलो सिलेंडर था वो रोटेशन मोशन कर रहा था। इट वाज कंबाइंड। ठीक है ना, तो हमने एक जगह की एक वैल्यू निकाल के दूसरी जगह में सब्स्टिट्यूट की, तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड प्लस रोटेशनल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से बात कर रहा है और इसको किस फॉर्मेट में हम लोगों को सॉल्व करना है। पैटर्न नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और सिर्फ लेक्चर देखिए मत, साथ में साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। 3 क्वेश्चंस पर डे, इट्स अ बिग डील फॉर यू। अगर आप 3 क्वेश्चन भी पर डे अपने अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं तो आगे जाके आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा फिजिक्स में। ऑल ऑफ यू, विच एवर एग्जाम योर, कोई भी एग्जाम में आप प्लानिंग कर रहे हो, जेडबलई कर रहे हो, नीट कर रहे हो, एमएसटीसीटी कर रहे हो, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू आर सॉल्विंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।